हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सुल्तानी। सो गाइस, आज से हम एक नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं। नया सब्जेक्ट ये है भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, तो भारत की राज व्यवस्था को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसका पहला लेक्चर आने वाला है। ठीक है गाइस, तो गाइस राज व्यवस्था से मतलब है राज मतलब शासन व्यवस्था से व्यवस्था। कोई भी सब्जेक्ट जिस पे कोई भी टॉपिक जिस पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जब भी हमें समय लगेगा हम ज़रूर उस पर वीडियो लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो गाइज भारत की राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था मतलब राज मतलब होता है शासन, व्यवस्था से मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, तो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल सेशन शुरू। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1608 में सूरत के लिए इन्होंने प्रयास किया अंग्रेज़ों ने, और 1611 में मसूलीपट्टनम में कंपनी ने जो है स्थापना की। ठीक है, अच्छा ये जो है इतिहास इसका, और अधिक हम इतिहास वाले पार्ट में पढ़ेंगे ये पूरी डिटेल कि कब ये आए, अंग्रेज़ कब आए, ये पूरी डिटेल। ठीक है, फ्रांसिस डच पूरा PDADF करके जो फॉर्मूला है उसे हम वहाँ पर कवर करेंगे इस हिस्ट्री में। अभी बात करें थोड़ा सा हम बेस बनाने के लिए इतिहास का। ठीक है, तो भारत में जो बंगाल है पहले, इसमें जो वर्तमान का बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम, ये 4 राज्य आते थे, तब बंगाल कहलाता था उस समय। 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब था, और 1756 से 57 में सिराजुद्दौला जो है यहाँ का नवाब था। आगे जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, तो ये प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के समय में होगा। ठीक है ना, सिराजुद्दौला के समय में होगा, और अंग्रेज़ों का शासन जो है अब अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो चुका है। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को यहाँ पर हरा दिया है। आगे अंग्रेज़ क्या करेंगे, इनडायरेक्टली तो शासन करने लगे हैं, अधिकार करने लगे हैं। 1757 से 60 तक मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनेगा। ठीक है, ये परेशान करेंगे, इसे अपनी मनमर्जी उन्होंने अंग्रेज़ों ने चलानी है। 1760 से 63 तक फिर मीर कासिम इसका दामाद को बना दिया जाता है। 1763 से आगे 1764 में जब बक्सर का युद्ध होगा, तब तक मीर जाफ़र पुनः आएगा, और 1764 में फिर से एक इम्पोर्टेंट निर्णायक युद्ध होगा, ये होगा बक्सर का युद्ध। ठीक, बक्सर का युद्ध जो है अवध नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का पूर्व शासक मीर कासिम, मुग़ल बादशाह शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, लेकिन सफलता मिलती है अंग्रेज़ों को। इनकी संयुक्त सेना यहाँ पर रहती है असफल। इस तरीके से अंग्रेज़ जो है अब डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करना शुरू कर देंगे बक्सर के युद्ध के बाद। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की शुरुआत की बात अगर हम करें, तो अप्रत्यक्ष रूप से गाइज प्लासी के युद्ध से शुरू कर दिया था, सिराजुद्दौला को पराजित करके। ठीक है, अच्छा जब अंग्रेज़ों ने अब यहाँ पर 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया, तो अब इन्होंने क्या किया, दीवानी जिसमें मुद्रा व्यापार आता है ये अपने पास रख लिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, फौजदारी की जिम्मेदारी दे दी नवाब को, तुम जाओ, फौजदारी मतलब मुकदमे शिकायतें इसमें होती थी, तुम इसको सुलझाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जो है सर्वाधिकारवाद भी इसे बोला जाता है गाइस। ठीक, अच्छा जब 1764 में युद्ध हो गया, अब अंग्रेज़ों का अधिकार डायरेक्टली होने लगा प्रत्यक्ष रूप से, तो आगे 1765 में क्या करेंगे, लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर नियुक्त करेंगे, और ये लॉर्ड क्लाइव जो है द्वैध शासन, दोहरे शासन की नीति को अपनाएगा। 1765 से 1772 तक ये जब बनेगा, तो इसका टाइम पीरियड है लूट का काल। ठीक है, 1772 तक ये बहुत लूटता है, बहुत ज़्यादा, और इसके टाइम पीरियड को लूट का काल बोला गया है। ठीक है, 1762 में फिर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले द्वैत शासन को समाप्त करते हैं, आगे बताएंगे हम आपको द्वैत शासन क्या होता है। ठीक है, दोहरा शासन। अच्छा, इन्हें न्यायिक सेवा का जनक बोला जाता है। एक तो द्वैत शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, और इन्हें न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। और आगे 1773 ईस्वी में फिर से जो है 1 साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ठीक है, आगे रेगुलेटिंग एक्ट की पूरी डिटेल हम आगे कवर करेंगे। चलिए
बात करते हैं संविधान की। तो गाइज कोई भी देश है उसको चलाने के लिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी के बेस पे जो है कार्य चलता है, शासन व्यवस्था चलती है। यानी कि किसी भी देश की विधियों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा देश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा कार्य करेगा, उसी को संविधान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी गाइज भारत का संवैधानिक विकास जो है हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक है। 1757 से 1857 तक इसे कंपनी का शासन बोला जाता है, और 1858 से 1947 तक ताज या क्राउन का शासन इसे बोला जाता है। क्योंकि 1757 की क्रांति के बाद कंपनी को कहीं ना कहीं जो है इंग्लैंड की महारानी को डर लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो है सीधे शासन ताज इंग्लैंड से क्राउन करने लगा, ठीक है। चलिए बात करते 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की। अभी ऊपर हमने बात की थी स्टार्टिंग में रेगुलेटिंग एक्ट को लेके, वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो वही बात हम कर रहे थे। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ये कंपनी को चलाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार की संस्थाएं ये बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। एक है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स अर्थात निवेशकों का समूह, दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशकों का समूह। इसमें गाइस टोटल 24 सदस्य थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। इनका जो चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता था। प्रत्येक वर्ष 6 सदस्य सेवानिवृत्त इसमें होते थे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 6 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त होते थे। आगे बंगाल का जो गवर्नर है, अब जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा जी। याद रखना, बंगाल का जो गवर्नर था पहले कौन था, ऊपर हमने पढ़ा था जब वारेन हेस्टिंग्स से आया उससे पहले कौन था। तो गाइज याद रखिएगा, इससे पहले अभी हमने ऊपर इधर पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हैं लॉर्ड क्लाइव। कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव ये हैं, ठीक है, ऊपर पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है ये खाली गवर्नर थे, यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात कही जा रही है, तो वारेन हेस्टिंग्स से हैं, ठीक है। आगे पॉइंट है गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे, और ये 4 सदस्य को आप BCFM करके याद रख सकते हैं। वारवेल, क्लेवेरिंग, फ्रांसिस और मानसन। जो गवर्नर जनरल है ये अपने परिषद के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती थी। तो याद रखना, बंगाल का पहला गवर्नर जो जनरल है वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है ना। और लॉर्ड क्लाइव जो है पहले थे, खाली गवर्नर थे, ठीक है। अच्छा, अगला जो है 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय जो कि 1774 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसका कार्य, इसका संचालन अंग्रेजी विधि से होता था, जो आज भी हमारे उसमें चला हुआ आ रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, ये थे एलिजा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 अन्य जो इसमें न्यायाधीश थे हाइट, चैम्बर्स और लिमिस्टर थे, ठीक है। हाइट, चैम्बर और लिमिस्टर इसमें 3 अन्य थे। इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन भी कर दिया गया है, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन भी इनको कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। अगला, इसके तहत कंपनी के सभी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो उधर 1765 से क्लाइव के समय में 72 तक लूट का काल था, वो सब चीज़ें होती थी। यहाँ पर अब ये चीज़ें हो गई हैं बंद। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है गाइज, तो याद रखना, पूरा का पूरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 3 अन्य हाइट, चैम्बर, लिमिस्टर के नाम और कब स्थापना हुई थी। इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई, ठीक है। इस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता दे दी गई। तो गए 1773 के बाद अगला जो एक्ट आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। इससे पहले 1781 में सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया है, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट में क्या हुआ तो गाइज, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है जी,
ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे और इनकी नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा होती थी। इसमें जो है जो अध्यक्ष है ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता था। वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य संख्या BCFM जो उधर हम पढ़ रहे थे, बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन, वो अब यहाँ पर 4 से 3 कर दिया गया है 1784 का जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया तब। अच्छा, गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय नरेश से युद्ध एवं संधि यहाँ पर नहीं कर सकता था। ठीक है। आगे है 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, यह एक्ट कॉर्नवालिस को भारत लाने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है। जो 1786 में एक चार्टर एक्ट आता है, यह एक्ट कॉर्नवालिस को भारत लाने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक। आगे है 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसकी बात करते हैं। तो गैस जो 1793 में चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट से कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी यहाँ पर दे दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधीक्षण अर्थात रेगुलेट करने का अधिकार भी यहाँ पर दे दिया गया है। सो गाइज आगे जो अगला एक्ट आएगा ये आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होगा गाइज, कंपनी को पुनः 20 वर्षों तक फिर से अधिकार करने के लिए दे दिया गया, चार्टर दे दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्ति हो गई है यहाँ पर, लेकिन चाय और अफीम के साथ व्यापार फिर भी बना रहेगा। इस एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली बार शिक्षा पर कब खर्च हुआ, तो 13 का जो चार्टर एक्ट आएगा 1813 का, तब। इस एक्ट से ही ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। आप आइए भारत में बसिए। ठीक है ना। अंग्रेज चाहते थे जितना अधिक हो सके इनको बुलाया जाए। आगे गाइज 1833 का चार्टर एक्ट कवर करते हैं। इस एक्ट से जो है 20 वर्षों हेतु कंपनी का चार्टर फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, केवल राजनीतिक रह गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारत संबंधी मामलों का मंत्री भी बना दिया गया। इस एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, वारेन हेस्टिंग्स, अब यहाँ पर जो है भारत का गवर्नर जनरल हो गया है कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गाइज याद रखना, बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, तो लॉर्ड क्लाइव था, 65 से 72 तक आया। 73 में जब वारेन हेस्टिंग्स से आए तो क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के द्वारा एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई जो भारतीय कानूनों को सुधारने के उद्देश्य से किया गया और भारत में दास्ता को अवैध अर्थात इनवैलिड जो है घोषित कर दिया गया और उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा एक और एक्ट को हम कवर कर लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर करेंगे। इस एक्ट से यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी जब भी चाहे भारत का शासन क्राउन के हाथों में सौंप सकती है। ठीक है। सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का यहाँ पर आरंभ किया गया और सिविल सेवक में जो प्रथम भारतीय थे सिलेक्टेड हुए थे सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे। हालांकि बर्खास्त सिविल सेवक भी यही हैं, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, याद रखना। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में ये मैकाले समिति को नियुक्त किया गया था भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। ठीक है। इसने जो है प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व पर आरंभ किया
और इस एक्ट में गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। सो गाइज, अब जो है हम आगे पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर से जो है गाइज ताज या क्राउन का शासन शुरू हो चुका है। 1857 की जो क्रांति है, जो विद्रोह हुआ था, उससे अभी जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के मन में डर जो है व्याप्त हो चुका है। तो इसलिए जो है अब सीधे शासन कंपनी के हाथों से निकल चुका है। तो यहाँ से अब सीधे ताज या क्राउन का शासन हम इसे पढ़ेंगे और ये लेक्चर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।